औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से शॉर्ट नोट्स की वीडियो आपके लिए। आज हमने अपनी MCM 301 के फाइनल टर्म्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये मेरी रिसर्च भी है कि ये क्वेश्चंस हर दफ़ा आते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं आए, लॉन्ग नहीं आए, तो ये शॉर्ट में है। अगर ये शॉर्ट नहीं आए तो इनमें से MCQs आए हैं। तो पेपर देने जाने से पहले अपनी ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रिजेक्टिंग जॉब एप्लीकेशंस के लिए। जब भी हम अपनी किसी भी जॉब की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं तो उसके क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने डायरेक्ट अप्रोच करनी है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने डायरेक्ट बात बता देनी है और फिर आपने एप्लीकेंट को क्लियरली स्टेट कर देना है कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ और क्लोज बाय सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स, और आपने उसको अल्टरनेटिव्स बताने हैं कि आप इसके बजाय यहाँ पर अप्लाई करें। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है से नो एज क्लियरली 3 मेथड्स, मतलब कि आपने नो कहना है। अब यहाँ पर नो कहने का क्या मकसद है कि आपने किसी भी मकसद में उसको ना, किसी भी चीज़ के लिए आपने ना कहना है, ठीक है। तो आप किस तरह से कहेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, उसको रीज़न बताएंगे और ऑफ़र करेंगे अल्टरनेटिव्स को, ठीक है। ये आपके पास रिफ्यूज़िंग के भी हैं कि अगर रिफ्यूज़िंग के बारे में भी पूछेंगे तो आपने रिफ्यूज़िंग के तरीके बता देना कि आप रिफ्यूज़िंग कैसे कर सकते हैं। रिफ्यूज़िंग रिक्वेस्ट फॉर अ फेवर, रिफ्यूज़िंग अ फंड, रिफ्यूज़िंग अ क्लेम एंड डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन, ठीक है। तो ये भी रिफ्यूज़िंग के टाइप्स हैं, ये अगर पूछ ली जाए तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आप किस तरह से एंड कर सकते हैं बैड न्यूज़ के पैराग्राफ को, आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एम्पैथेटिक एंड कंसिडरेट, स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग द रेसिपिएंट फीलिंग्स, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर और रीज़न फॉर द बैड न्यूज़ एंड ऑफर एनी मतलब कि पॉसिबल सोल्यूशन। आपने कोई सा भी उसको पॉसिबल सोल्यूशन बता देना है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एंडिंग ऑफ बैड न्यूज़ पैराग्राफ की ये आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैड न्यूज़ पैराग्राफ को किस तरह से एंड कर सकते हैं। ये काफ़ी दफ़ा लॉन्ग में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि आप किस तरह से कर सकते हैं या आप एंड कैसे लिख सकते हैं एक मतलब कि सॉरी डिसअपॉइंटिंग लेटर का, ठीक है। तो वो बैड न्यूज़ या डिसअपॉइंटिंग लेटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप अपनी जो स्टार्ट है वो आपको रेसिपिएंट की फीलिंग्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और आप उसको पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे, ठीक है, और आप उसके साथ आप उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटर ऑफ स्पीकिंग इनविटेशन। लेटर ऑफ स्पीकिंग इनविटेशन में आप स्पीकिंग इनविटेशन का लेटर किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्पीकिंग लेटर इनविटेशन, आपने लेटर्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, स्पीकिंग इनविटेशन होते हैं और एक सोशल इनविटेशन होते हैं। अब बहुत सी टाइप्स आ जाती होती है सोशल इनविटेशंस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्पीकिंग इनविटेशन के अलावा जो सोशल इनविटेशन है वो यहाँ पर हमारे पास दो उसके टाइप्स होते हैं, वो फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है। अब हमने यहाँ पर स्पीकिंग इनविटेशन की बात करनी है कि स्पीकिंग इनविटेशन हम कैसे लिखते हैं कि आपने वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ पर आपने वाइटल इन्फॉर्मेशन को बताना है, मतलब जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी आप उसको बताएंगे ताकि वो किसी भी इनकन्वीनियंस और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा रहे। आपने नेम ऑफ द ग्रुप बताना है, ठीक है, जिसको आप प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं। उसके बाद फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस ग्रुप के बारे में अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप उनको क्या बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं कि जो डिज़ाइन की गई प्रेजेंटेशन है वो इतनी लंबी है, ठीक है, मतलब कितने टाइम की है, प्रेजेंटेशन का मकसद क्या है, उसके बाद टॉपिक क्या है प्रेजेंटेशन का, डेट टाइम लोकेशन कहाँ पर किस टाइम और किस वक्त है। उसके बाद आपने बताना कि कोई ट्रांसपोर्टेशन आपने अरेंज किया है कि नहीं, और फिर आपने बताना है कि किस तरह की जगह है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स में इंक्वायरी इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स और डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स, उसके बाद क्लेम लेटर्स की टाइप्स भी बहुत बार पूछी जाती है कि लेटर्स की टाइप्स बताएं। तो आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर पे बताना है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर में आप इन्फॉर्मेशन बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं या एक्शन लेते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं या एडजस्टमेंट के बारे में बताते हैं या रेफरेंसेस के बारे में बताते हैं कि मतलब कि आप डायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ठीक है, आपने यहाँ पर पूछना है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप आस्क कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, एक्शन, प्रोडक्ट्स, एडजस्टमेंट एंड रेफरेंसेस के बारे में, यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स में हमारे पास क्या होते हैं, इसमें आपने सिर्फ रिक्वेस्ट करने होते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में,
और डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स है हमारे पास। डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स में हमारे पास आ जाती है, आप रिक्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, और रिक्वेस्ट करते हैं पीपल मतलब लोगों के बारे में जानने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्लेम लेटर्स डील्स विद द क्लेम इट रिसीव्स विल इफेक्ट इट्स रेपुटेशन। ठीक है, तो क्लेम लेटर ज़्यादा से ज़्यादा हम जब वो किसी चीज़ के बारे में कोई अगर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट खाना खाने गए हैं तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये किसी चीज़ में नुक्स है, नमक ज़्यादा है, तो आप क्लेम वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और वो बात जो है वो फिर उनकी रेपुटेशन पे भी आती है। यहाँ पर इस बात का इस तरह से मतलब हम ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर में क्या है कि आप ऑर्डर ब्लैंक्स एंड परचेज ऑर्डर्स आर यूज्ड व्हेन ऑर्डरिंग मर्चेंडाइज बाय मेल। ऑर्डर लेटर के आप एग्जांपल इस तरह से भी दे सकते हैं कि जब आप घर में किसी चीज़ का पार्सल मंगवाते हैं तो वो भी एक ऑर्डर लेटर ही होता है, उसके ऊपर एक स्लिप सी लगी होती है। ऑर्डर लेटर तब भी आपको भेजा जाता है, मेल किया जाता है, जब आप ऑर्डर जो है कंफर्म करके सेंड कर देते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो मैंने आपको दे दिया है। फिर उसके बाद आपको कंफर्मिंग मेल आती है कि हाँ हमने ये ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर जो है आपको 3 से 4 दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, वो मेल आती है। उसके बाद लेटर्स ऑफ इनविटेशन, फिर लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से बहुत से टाइप्स हैं लेटर में, वो आपके हैंडआउट्स में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आती है डायरेक्ट रिक्वेस्ट और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। डायरेक्ट रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें आपने पॉजिटिव और गुड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो आप डायरेक्ट जो है वो जर्नल स्टेटमेंट को पहले बताते हैं। फिर इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट में आप क्या करते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट ही होता है, नेगेटिव न्यूज़ के लिए आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पहले बताते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं ओ नो वी आर वेरी सॉरी डैट आवर सीट्स आर फिल्ड, कि हमारी सीट्स जो हैं वो फिल्ड हो चुकी हैं, आप अगली दफ़ा कोशिश करें, आप अगली दफ़ा अपना लक आजमाएं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी आपका नाम आ ही जाए शायद। तो ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। लेकिन डायरेक्ट रिक्वेस्ट में कंग्रेचुलेशंस यू आर मतलब कि आप पास हो चुकी, यू आर पास्ड या यू आर इनरोल्ड इन आवर वो जो होती है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लेटर्स में आपने पॉजिटिव और गुड न्यूज़ को सबसे पहले आपने बताना है। फिर स्ट्रेटेजीज ऑफ परsuasive मैसेजेस फ्रेमिंग योर आर्गुमेंट्स, बैलेंसिंग इमोशन एंड लॉजिकल अपील्स, रीइंफोर्सिंग योर पोजीशन एंड डीलिंग विद रेजिस्टेंस। आगे हमारे पास लॉजिकल अपील आ जाता है। लॉजिकल अपील में आप हमें रीजंस बताते हैं, मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ बात की है तो आप उस बात को सपोर्ट करने के लिए लॉजिक देते हैं। ठीक है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, एनालॉजी, इंडक्शन एंड डिडक्शन। ठीक है, एनालॉजी में एविडेंस, जो स्पेसिफिक एविडेंस है स्पेसिफिक एविडेंस, इंडक्शन में स्पेसिफिक एविडेंस है जनरल कंक्लूजन, डिडक्शन में जो जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एनालॉजी क्या है, इंडक्शन क्या है और डिडक्शन क्या है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। तो यहाँ पर आपने पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर में एसेंशियल पार्ट्स हैं और नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, लेटर के पार्ट्स हैं, लेकिन बिजनेस के पार्ट्स पूछे जाएंगे तो आपने ये सारे बताने हैं, और अगर एसेंशियल पार्ट्स पूछे जाएंगे तो आपने ये एसेंशियल पार्ट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट्स, ज़्यादातर एसेंशियल पार्ट्स भी पूछे जाते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स तो हरगिज़ पूछे जाते हैं, मतलब ये इनमें से कोई एक पार्ट ज़रूर पूछा जाता है, या पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनके नेम्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने मेन आइडिया बताना है, फिर उसके बाद फास्ट स्टार्ट ओपनिंग करनी है, एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स बतानी है, फिर उसके बाद यू पॉइंट के आप इस तरह से हैं, आप इस तरह से हैं। ठीक है, यू का इस्तेमाल करना है, मैं नहीं करनी, उसको उसके बारे में बताना है। इनकॉर्पोरेट एंड अप्रोप्रिएट क्लोजिंग। व्हाट इज़ मेमो? मेमोरेंडम इज़ अ कार मेमो, मतलब इसमें आप मैसेजेस को रिटन फॉर्म में लिखते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें ये किस तरह क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये मेकिंग अनाउंसमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, और इसमें तमाम मैसेजेस के बारे में कवर किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, आपके पास एक रिटन कोड आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों तक जल्दी भी पहुँचा दिया जाता है। 35 mm स्लाइड्स काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो द कंटेंट मतलब जो 35 mm स्लाइड्स है वो कलरफुल होते हैं, इजी टू फॉर्मेट होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इमेजेस जो है इसमें हाईएस्ट क्वालिटी के होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें आप जो है प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से अपना जो प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इनकी बेनिफिट्स को भी पढ़ लेना है और इसकी लिमिटेशंस को भी पढ़ लेना है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ बिजनेस राइटिंग, आपने प्लानिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज और ड्राफ्टिंग स्टेज, एडिटिंग स्टेज और प्रूफ रीडिंग स्टेज, इन सब के नेम्स याद कर लेने हैं। कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल में आपने कन्वेंशन थिएटर स्टाइल में बताना है कि कन्वेंशन थिएटर स्टाइल किस तरह से होता है। उसके बाद मीटिंग के कितने टू कोर पर्पजेस कौन कौन से होते हैं। मीटिंग के टू कोर पर्पजेस बहुत बार पूछे जाते हैं, या शॉर्ट में या लॉन्ग में, या तो एमसीक्यूज में इस तरह से दे दिया जाता है। ठीक है, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई एक दे दिया जाता है। तो मीटिंग के 2 पर्पजेस होते हैं, कौन कौन से? टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें, उसके बाद आपकी
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। विजुअल एड्स तो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मस्ट क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं, या एमसीक्यूज में तो बहुत बार आ जाता होता है, अगर शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आता तो इसमें हमारे पास जो है ये शॉर्ट में लाजमी आ जाता है या ये लॉन्ग में लाजमी आ जाता है। विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ योर ओरल रिप्रेजेंटेशन बाय creating the attention of your listeners, illustrating the point that are difficult to explain in words alone. उसके बाद enhancing understanding of the topic, centering the attention of your listener, adding variety. उसके बाद helping your speech, having lasting impact, emphasizing your information and ideas, helping your listeners remember your talk. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डैट विजुअल एड्स जो हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया बहुत बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास किसी चीज़ की तस्वीर शो कर दी जाए तो आपकी जो कंसेप्ट हैं उस बारे में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कहती हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में 2-10 दिन कहानियाँ सुनाती रहती हूँ और जब तक मैं आपको कोई उसकी डिस्प्ले ना दिखा दूँ, आपको वीडियोस ना निकाल के दिखा दूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, ठीक है, तो तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप मीटिंग हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर इस तरह से पूछा था कि 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप मीटिंग बताएं। तो आपने बताना कि ग्रुप मीटिंग, एक मीटिंग क्या है, मीटिंग जो है वो 2 और मोर पर्सन्स के दरमियान होती है। ठीक है, परपोजिव डिस्कोर्स जिसमें मतलब कि जो हो रहा होता है उन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। कम्युनिकेशन जो 2 लोगों के दरमियान होती है डायडिक कम्युनिकेशन कहते हैं, और ग्रुप जो है वो लार्जर होता है, एटलीस्ट 3 पीपल एंड परहैप्स एज मेनी एज 15 से ज़्यादा होते हैं। डिफाइन कलेक्शन लेटर भी परजोसिव लेटर ही है, क्योंकि इसमें हम मोटिवेशनली ओरिएंटेड मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट कहते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कि ये हमारी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी ने पैसे देने हैं तो आप उसे कलेक्शन लेटर लिखेंगे। ठीक है, आप उसको अपील करेंगे कि आपने हमारे साथ पहले भी बहुत अच्छा वक्त गुजारा है पैसों के लेन देन के मामले में, और हमें उम्मीद है कि आप अभी गुजारेंगे। आपके इतने पैसे हैं, बराए मेहरबानी हमें दे दें। और अगर फिर भी वो नहीं मानते तो फिर आप अपील करेंगे फेयर लीगल एक्शन की। ठीक है, परसुएसिव स्पीचेस क्या है, स्पीच डिजाइन टू चेंज एंड रीइंफोर्स द ऑडियंस बिलीव्स एक्शंस। ठीक है, वो स्पीच जो आप किसी के थॉट को चेंज कर दे, किसी की बिलीव्स को चेंज कर दे, किसी के एक्शंस को चेंज कर दे, क्योंकि किसी के नज़रिए को, किसी की बिलीव्स को चेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्पीच में आपके पास 2 किस्म के लोग बैठे हैं, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम है। ठीक है, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। मतलब कि हिंदू तो भगवान लोगों को मानते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो अल्लाह एक है। और अगर मैं कहूँ कि अगर हम सब अल्लाह में शिर्क ठहराते हैं, मतलब अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराते हैं, तो हिंदू लोग तो अल्लाह को मानते ही नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम अपने खुदा की ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, ठीक है, तो खुदा का वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो दोनों पर्सपेक्टिव के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये एक परसुएसिव स्पीच है। परसुएशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये कम्प्लेक्स और एक चैलेंजिंग होता है। इसमें क्वेश्चंस हक़ाइक़ के बारे में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, किसी की वैल्यूज़ के बारे में भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और किसी की पॉलिसीज़ के बारे में भी क्वेश्चंस उठ जाते होते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम कॉज सॉल्यूशन, कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड मोटिवेटेड सीक्वेंस। अब टाइप्स ऑफ स्पीचेस में हमारे पास इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, परसुएसिव स्पीचेस और सेरेमोनियल स्पीचेस होते हैं। ये टाइप्स भी बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं। अब प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। और जो प्रेजेंटर है वो कैसे इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज को बनाए, बाय एंटिसिपेटिंग, आंसरिंग, रिवाइजिंग एंड रिहर्सिंग क्वेश्चन एंड कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, कॉमन कंसर्न्स, प्लानिंग एंड इन परफॉर्म एसोसिएशंस। रिहर्सिंग का मतलब है कि बार बार अपनी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सोचना और रीहेयर करना कि कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन जुड़ सकते हैं। Rehearse the question and answer sections, inviting questions and comments, types of verbal feedback to anticipate, inviting audience feedback before a presentation, question and comments during a presentation, question and comments and for of presentation. उसके बाद हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग के 3 फेसेस आ जाते हैं, जिसमें आप आइडिया को जनरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक्शन प्लानिंग करते हैं। और अगर कभी भी ब्रेनस्टॉर्म के बारे में अगर आपको कुछ सवाल आ जाता है तो आप फिर भी ये 3 फेजेस लिखना है तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। Informal group, informal English is a language of business correspondence written with for a general readership. उसके बाद एलिमेंट्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन के, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनको हम 7 C's भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि 7 C's बताएं तो वो आपने ये वाले 7 C's लिख देते हैं, कॉर्टेसी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस एंड कंप्लीटनेस। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे आगे।
अब ह्यूमन के बेसिक ट्रूथ्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन सेल्फ सेंटर्ड है, ह्यूमंस पीपल सेल्फ सेंटर्ड हैं, डिफेंसिव हैं, परफेक्ट नहीं है, एक्सपेक्ट करते हैं कर्टेसी को, डू दे बेस्ट और अपने तरफ से मतलब कि पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छा करें। गाइडलाइंस क्या है कर्टेसी राइटिंग की कि आपने इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस नहीं लिखने, मीनिंगफुल अपोलॉजीज लिखनी है, ठीक है। उसके बाद उसमें इंक्लूड करना है कॉर्टियस वर्डिंग को, हार्श वर्डिंग को नहीं इस्तेमाल करना है, कॉर्टियस राइटिंग करनी है, टाइमली रिस्पॉन्ड करना है, अपने आपके पास जो पॉजिटिव वर्डिंग होनी चाहिए, बायस फ्री लैंग्वेज, किसी की ज़ात पे ना कोई वर्ड आए, मतलब कि आपने किसी की जेंडर के लिहाज से नहीं बात करनी, किसी की डिसेबिलिटी के बारे में लिहाज से बात नहीं करनी, एज के लिहाज से बात नहीं करनी, किसी के रंग के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। आपने विदाउट बायस मतलब बायस फ्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। करेक्टनेस, करेक्टनेस हमारे पास क्या है? करेक्टनेस हमारे पास एक कोर है उसका लेटर की राइटिंग का, ठीक है। आपने यहाँ पर इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्या है, कोड ऑफ करेक्टनेस क्या है हमारे पास? आपकी ग्रामर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, पंक्चुएशन और स्पेलिंग तीनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यूज राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, चेक स्पेलिंग, चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स, इंफॉर्मेशन एंड डाटा, यूज करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन। अब कंसाइजनेस हमारे पास क्या है? कंसाइज का मतलब छोटा करके लिखना है। किसी भी बात को अगर आप बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं और किसी उसी बात को बढ़ा चढ़ा कर जो आपने लिखा उसी बात को अगर आप छोटा करके लिख देते हैं तो वो दिस इज कॉल्ड कंसाइजनेस। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी कहानी थी, उसको कहते हैं खुलासा लिखो, तो वो आप उसको कंसाइज करके लिखते हैं, ठीक है, जस्ट मेन पॉइंट्स लिखते हैं। Effective writing is concise. Each word, sentence, and paragraph counts. Eliminate wordy expressions. Include only relevant material. आपने इसमें unnecessary repetitions का इस्तेमाल नहीं करना। अब क्लैरिटी यहाँ पर आ जाता है। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी को हम अचीव कर सकते हैं बाय चूजिंग प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फैमिलियर वर्ड्स। आप क्लैरिटी को कैसे कर सकते हैं? आप कंस्ट्रक्ट करें इफेक्टिव सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे पास क्लैरिटी की? तो वो है लेंथ, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस, ठीक है। उसके बाद करेक्टनेस आ जाता है। करेक्टनेस हमारे पास क्या है? कम्युनिकेटिंग करेक्टली, बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड रादर देन वेग एंड जनरल। मतलब कि आपने डेफिनेट बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ये नहीं कि आपने बहुत खींच के बात करनी है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बात करनी है, करेक्ट बात करनी है, ठीक है। टू मेक योर राइटिंग concrete, you should include as much as specific information as possible. Use active rather than passive words. Use vivid images, building words. उसके बाद completeness हमारे पास क्या है कि अगर आपके लेटर में completeness नहीं होगी तो क्या होगा? आप अपनी गुडविल को लॉस कर देंगे, आप अपने वैल्यूड कस्टमर्स को लॉस कर देंगे, सेल्स को लॉस कर देंगे, आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और इनकम्प्लीट ऑर्डर भी हो सकते हैं। और कंप्लीटनेस के फ़वाइद क्या हैं कि आप कंप्लीटनेस किस तरह से कर सकते हैं किसी लेटर में? प्रोवाइड करेंगे आप ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस को, क्वेश्चंस के आंसर्स जो पूछे जाएंगे आप उनको देंगे, और फिर और जो जब भी किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन अगर ज़्यादा चाहिए होगी तो वो आप ये भी देंगे। इन नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ, तो वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा इसका लिंक। तो मैं तो ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स ही बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट नोट्स ही आपको प्रोवाइड किए जाएँ। वो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे हैंडआउट्स रीड करें। तो मैं तो ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स ही बनाती हूँ। अगर आपको शॉर्ट नोट्स पसंद हैं या शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपकी हेल्प होती है मेरे शॉर्ट नोट्स के से, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ कम से कम कमेंट करके ही बता दिया करें कि आपके शॉर्ट नोट्स मतलब ये कितने हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे शॉर्ट नोट्स में जो मैं मटेरियल लिखती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है।